हेलो दोस्तों, डिफेंस पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 नवंबर को है चंडीगढ़ में। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए थे, तो सोचा चलो आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं और मैंने कैसे रेडी किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कुछ ज़्यादा ही इशू बना दिया है टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब पर से, इतना कोई है नहीं। मैं भी एसडीएम के साइन के चक्कर में पड़ गया था, तो मैंने एसडीएम के साइन कराए हैं। आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो रहा है तो पहली बात परेशान नहीं होना है। सबसे पहले वो आपको बाहर नहीं करेंगे, ये श्योर है। पर बस इतना है कि जैसे आपको 29 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप 29 को वहाँ पर चले जाना, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि वो तुमको बाहर कर देंगे, बाहर वो नहीं करेंगे तुमको, ठीक है, पहली बात। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होता है तो हम लोग परेशान ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमको कुछ मालूम ही नहीं, सब सामने वाले को मालूम है। ऐसा नहीं है, अपना दिमाग लगाओ, सब कुछ होता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने एसडीएम से बनवाया था। तो अगर नहीं बन रहा है तो परेशान मत होना, गेजेटेड ऑफिसर से किसी भी करा लेना। उसमें कहीं पर कुछ मेंशन नहीं, उसमें लिखा है केवल गेजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, बस बात ख़त्म। तो इसके कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करना, मैं सभी के रिप्लाई दूंगा। उसके बाद है आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो इसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, तो आपको सबसे पहली बात ना, तो इसका हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। तो मेरे डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में एनडब्ल्यूआर में इनकम टैक्स में कहा गया है कि हम तुमको कोई फॉर्मेट नहीं देंगे, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे जो चलता है उसका लेके आओ। तो आप मुझको इसको देख के कॉपी मत करना कि ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं है। ये मेरे उन्नाव ज़िले का ऐसा होता है, बाकी आप अगर अगर किसी और ज़िले से है, कानपुर, गोर और कहीं पर से हैं, तो वहाँ का अलग फॉर्मेट होगा, सबका अलग अलग रहता है, ऐसा है। और किसी किसी डिपार्टमेंट में जैसे मान लो साउथ रीजन हो गया या नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, क्या पता वहाँ पे वो फॉर्मेट दें, तो आपको जो फॉर्मेट वो देंगे तो उस पर बनवाना रहेगा। ये आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की। इसमें तो ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, जहाँ जो कुछ लिखा है लिखते चले जाना है। चलो मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, पहले पढ़ो। रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर लिख दो, नीचे आओ। उपनाम लिखना है, मेरा नाम सिंह, मतलब सिंह लगाते हैं हम, तो सिंह लिख दो, आदर्श लिख लो। उसके बाद आप वर्तमान पता, जब अभी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं, जैसे किसी का सेम है, पुराना भी वर्तमान भी, तो सेम लिखेगा। मान लो आप गांव में रहते थे, मान लो, लेकिन 2 साल से आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं कानपुर में, तो वो आपका वर्तमान पता हो गया, लेकिन स्थायी पता आपका गांव वाला है। समझ गए ना बात को। तो जैसे मान लो आप गांव के निवासी हैं, लेकिन 1 साल से कानपुर में जॉब कर रहे हैं आपके पापा, तो आप भी उनके साथ रह रहे हैं, तो वर्तमान में अपना कानपुर वाला डाल दो। और जो घर का पूरा पता, स्थायी पता है, वो अपने घर वाला डाल दो। जहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना रहेगा, वहाँ पे डैश लगा देना है। जैसे पाकिस्तान का मूल निवासी है, तो यहाँ पे जैसे कुछ नहीं बनना है, तो एक लाइन खींच दो डैश, ऐसे। या तो फिर एन ए लिख दो, एन ए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, ऐसे ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, लाइन खींच दो, तभी काम चल जाएगा। अब आगे आओ, यहाँ पे देखते जैसे उन स्थानों का ब्यौरा जहाँ आप पिछले 5 वर्षों से अधिक रह रहे हैं। जैसे आप कहीं गए हो, इसके बारे में हमको नहीं मालूम था, मैंने इसके लिए मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ, तो मैंने लाइन कर दिया। उसके बाद आते हैं, तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पे नाम लिखने का जगह दिया ही नहीं, तो कहाँ लिखे राष्ट्रीयता। तो पहले अपने पिता का नाम लिखो ऊपर छोटा छोटा, जैसे मान लो आपके पिता का नाम है रमेश, तो रमेश लिखो। उसके नीचे छोटा सा इंडियन लिख दो, INDIAN लिख दो, खत्म काम। जन्म स्थान, पापा का जन्म जहाँ हुआ वहाँ लिखो, क्या क्या काम करते हैं वो लिखो। और वर्तमान डाक का पता, जो आपका घर पोस्ट आती होगी, राखी आती होगी, किस कोई भेजता होगा कभी, तो वर्तमान जो आपका डाक पता है वो लिख दो। और घर का स्थायी पता, जो मैं पहले बात कर रहा था वीडियो के,
सेम चीज़ माता के साथ करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वाइफ या हस्बैंड का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका कोई भाई है तो भाई की डिटेल लिख दो, बहन है तो बहन की डिटेल लिख दो। इसमें कुछ नया क्या है, करते चले जाओ। यहाँ पे लाइन खींच दो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। इसका मतलब है, हाँ मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। जैसे आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे भर दो, खत्म काम। अब आते हैं आगे। यहाँ पे राष्ट्रीयता लिखा है, इंडियन लिख दो। यहाँ पे लिखा है जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ लिख दो। उसके आगे आयु आ रही है, आयु आप कितने साल के हो गए लिख दो। मैट्रिक जब पास किया था मतलब 10th, कितने साल के थे लिख दो। जन्म स्थान लिख दो, जिला लिख दो, राज्य लिख दो। जिला लिख दो पापा का, अपने जिला और राज्य लिख दो, सिंपल है। अब जैसे आपने जनरल कैटेगरी से भरा है तो यहाँ पे आपको नो भरना है। अगर आपने ओबीसी या एससी एसटी किसी से भरा है तो यस करना है, क्योंकि मैंने ओबीसी से भरा तो मैंने यस कर दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे भरना है कि आप जब 15 साल से प्लस हो गए तो आपने क्या क्या शिक्षा ली उसके बारे में बताइए। जैसे मतलब कहने का मतलब है, जैसे आपका 10th जब हुआ, मान लो आप 16 साल के थे तो आप यहाँ पर 10th लिखिए। 10th की डिटेल लिखेंगे, किस स्कूल से हमने 10th किया, कब प्रवेश लिया, कब छोड़ने की तारीख। और देखो प्रवेश की तारीख में कंफ्यूज मत होना। प्रवेश की तारीख में आप 1 जुलाई, अब जैसे 2016 को लिया सॉरी, हाँ 2016 को लिया तो 1 जुलाई 2016 डाल दो। और छोड़ने की तारीख जब आपका रिजल्ट आया, जैसे कि मार्कशीट में रिजल्ट की डेट लिखी रहती है वो डाल दो, खत्म काम। उसके आगे जो एजुकेशन लिखा है वहाँ पे लिख दो 12th। अगर आपने अपना 12th 18 साल की उम्र में किया है तो 12th जिस स्कूल से किया है उस स्कूल का नाम लिखो। यहाँ पे 1 जुलाई 2018 लिख दो। एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, छोड़ने की तारीख जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन लिख दो। और क्या किया, 12th किया तो 12th यहाँ पे एजुकेशन में, 12th एग्जामिनेशन में 12th लिख दो, खत्म। उसके बाद यहाँ पे ये मेरे लिए नॉट अप्लीकेबल था तो मैंने लाइन कर दिया, ये भी नॉट अप्लीकेबल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले कभी कभी नौकरी किसी डिपार्टमेंट में नहीं करी। यहाँ पे सभी में आपको नो 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 करते चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे अपने 2 मोहल्ले वाले लोगों के जो आपके अच्छे हों, आपका रिलेशन जिनसे अच्छा हो, उनके 2 लोगों के नाम लिख देने हैं। तारीख लिख दो, स्थान जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम पे हैं। मान लो आप कानपुर से फॉर्म भर रहे हैं ना, ये मतलब कानपुर में रहते हैं तो भर दो किदवई नगर कानपुर, बस यहाँ पे भर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर दो बस। उसके बाद आते हैं, हाँ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। जैसे मैंने बताया मैं उत्तर यूपी से हूँ और ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो ये मेरा सेंट्रल का है, ऐसा ही बनता है। तो सेंट्रल का ओबीसी से 3 साल का चलता है, मतलब जैसे 2021 में कोई बनवा रहा है तो मान लो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2021 में है तो उसका 2018 तक का चलेगा, मतलब 3 साल ना। एससी एसटी का जिंदगी भर के लिए मान्य होता है, जैसे एक बार बनवाया तो वो जिंदगी भर चलेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो सबसे बढ़िया है ईडब्ल्यूएस का, जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वही चलेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आते हैं स्टेशन चॉइस परफॉर्मा में। तो ये मेनली जिनका सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है उनके लिए दिया गया है। तो अभी मैंने स्टेशन अपने चूज़ नहीं करे, मतलब देखा नहीं इनके बारे में, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, ये ब्लैंक है भी। अब आते हैं, कई लोग कहते हैं कि ना मेरा मार्कशीट में नाम में दिक्कत है, अब मैं क्या करूँ, 2 दिन बचे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मान लो आपके 2 ही दिन बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम नेम गलत है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ। ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप रिजेक्ट नहीं होगे, लेकिन वो आपको टाइम देंगे। मान लो 1 हफ्ते का टाइम दिया, आप लौट के आओ, एक एफिडेविट होता है वो बनवा लो। देखो मेनली जो नाम वाम होते हैं ना 10th की मार्कशीट से चेक होते हैं। मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो उसी उत्तर प्रदेश से, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना बता रहा हूँ कि मेरे तो हमेशा मैं 2 बार कोस्ट गार्ड का डीवी करवा चुका हूँ और पास भी हो चुका हूँ ना। तो मैं बता रहा हूँ, जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी ना उसके हिसाब से सारी डिटेल मिलाई जाएगी। आपका नेम, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा उसका प्रूफ भी 10th की मार्कशीट है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है। तो अगर
10th की आपकी मार्कशीट सही है और 12th में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपकी सारी जानकारी 10th की मार्कशीट से ही मिलाई जाएगी और कोई भी फॉर्म भरो तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरो, ना कि 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो होप है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट करना, जैसे मैं कोई टॉपिक ना कवर कर पाऊँ तो मैं सभी के रिप्लाई करूँगा। और कितने जेरोक्स सेट ले जाने हैं ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने चार चार्ज करवा लिए हैं सभी के, तो मैं तो 4 लेके जा रहा हूँ। बाकी आपके पास अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कंफर्म मालूम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। फिलहाल मैं अपनी बात करूँ तो मैं 4 सेट लेके जा रहा हूँ। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, वो 10th की मार्कशीट है, बस यही है। बाकी कंफ्यूज मत हो, जितना अपने आप कंफ्यूज होगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो देखो, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में कुछ नहीं, आप इनसे 8 लोगों के नाम दिए गए हैं ना, किसी से भी साइन करवा ले सकते हैं। मैंने चुना 5 नंबर, मैं जहाँ पढ़ता था मैंने वहाँ से प्रिंसिपल के साइन करा लिए हैं, गवर्नमेंट स्कूल है तो करा लिए हैं बस। हाँ, अब कुछ बेसिक जानकारी है कि ये लेके ही जाना, आधार कार्ड लेके जाना, 10th 12th एप्लीकेशन जो आपने भरा था प्रिंट आउट वो लेके चले जाना। और सेकंड बात, हाँ, जो रिजल्ट आया था ना अभी, उसके बाद मार्कशीट आउट हुई थी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था, अरे मतलब जो नंबर आउट हुए थे उसका प्रिंट आउट अगर प्रिंट आउट हो तो वो भी लेके जाना। उसके बाद फोटोज अपनी लेके जाना। बस यही थी बातें, मैंने अपना कर लिया था तो मैंने सोचा चलो आपको भी बताते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो भी आप कमेंट करना। फिलहाल मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया है, लेकिन मान लो कुछ गलती हो गई हो। धन्यवाद। गुड नाइट।